नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की यह वीडियो पूरे यूट्यूब पर नंबर 1 साबित होगी, क्योंकि सोशल साइंस के सिलेक्टेड वही प्रश्न करवाऊंगा जो परीक्षा में सर्वश्रेष्ठ साबित होंगे। संपूर्ण वीडियो में संपूर्ण सोशल साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को खत्म किया गया है, तो वीडियो आपकी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऋतुओं में परिवर्तन का कारण है? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर स्थिर कक्षा में परिक्रमण, उपर्युक्त सभी। अगर यहाँ पर राइट आंसर की बात करें, जो ऋतुओं में परिवर्तन होता है किस कारण से होता है? पृथ्वी की स्थिति में जब परिवर्तन होता है तभी ऋतुओं में भी परिवर्तन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर कैसा होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन। जो पृथ्वी की जो गतियां होती हैं, पृथ्वी की प्रमुख 2 गति होती हैं। कौन कौन सी? एक आपकी होती है परिक्रमण गति। कौन सी होती है? एक आपकी होती है परिक्रमण गति, दूसरी गति का नाम होगा यहाँ पर परिभ्रमण गति। कौन सी गति? परिभ्रमण गति दूसरी गति का नाम यहाँ पर हो जाएगा। जो आपकी परिभ्रमण गति होती है ये दैनिक गति होती है। कैसी गति होती है? दैनिक गति होती है। इसको घूर्णन गति के नाम से भी जाना जाता है। और जो आपकी परिक्रमण गति होती है ये कैसी गति होती है? वार्षिक गति होती है। वार्षिक गति होती है, यानी कि पृथ्वी की 2 गतियां होती हैं, परिभ्रमण गति और परिक्रमण गति। इन्हीं गति के कारण पृथ्वी में क्या होता है? परिवर्तन होता है। जब पृथ्वी में परिवर्तन होता है पृथ्वी की स्थिति में, तब क्या होता है कि ऋतुओं में भी परिवर्तन होता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर हो जाएगा आपका, जो ऋतुओं में परिवर्तन होता है वो पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 2। भारत में जाति व्यवस्था निम्नलिखित में से क्या दर्शाती है? भेदभाव, पदानुक्रम, विविधता या पूर्वाग्रह। यहाँ पर अगर राइट आंसर की बात करें, जो भारत में क्या है, जो जाति व्यवस्था है वो क्या क्या दर्शाती है? भेदभाव को दर्शाती है, बिल्कुल। जो जाति व्यवस्था है भेदभाव भी उत्पन्न करती है, यानी कि भेदभाव को भी दर्शाती है। बात करें पदानुक्रम, पदानुक्रम को भी दर्शाती है, ठीक। विविधता, क्या विविधता को भी जाति दर्शाती है? पूर्वाग्रह, अगर आप बात करेंगे पूर्वाग्रह, पूर्वाग्रह का मतलब क्या होता है? अगर आपसे कोई पूछे कि पूर्वाग्राही या पूर्वाग्रह का मतलब क्या होता है? पूर्वाग्रह का मतलब होता है किसी के विरुद्ध, यानी कि किसी के पक्ष में विरुद्ध में बोलना, उसका अनादर करना किसी भी प्रकार से। तो जो जाति व्यवस्था है वो पूर्वाग्रह को भी दर्शाती है। कहने का मतलब है भेदभाव को दर्शाती है, पदानुक्रम को भी दर्शाती है, पूर्वाग्रह को दर्शाती है, जबकि विविधता को नहीं दर्शाती है। विविधता एक अलग चीज होती है। कहने का मतलब है विविधता कैसी होती है? एक अलग ही चीज होती है। जैसे कि भारत में विविध धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और सभी के भोजन, कपड़ा, सभी प्रकार की विविधताएं पाई जाती हैं। यानी कि विविधता एक अलग शब्द है और जाति एक अलग शब्द है। जाति का संबंध विविधता से नहीं है। कहने का मतलब है कि भारत में अनेक प्रकार की जातियां रहती हैं, लेकिन जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया, जाति व्यवस्था निम्न में से क्या नहीं दर्शाती है? केवल विविधता को नहीं दर्शाएगी और यहाँ पर सभी को दर्शाएगी। जिन जिन ऑप्शन में सी होगा उससे आप काट देंगे, यानी कि गलत कथन यहाँ पर आपने पहचान लिया है। यानी कि यहाँ पर विविधता नहीं होगा। सी किस में है? 1 में भी है और 2 में भी है और किसी में भी नहीं है, यानी कि ए बी डी यहाँ पर सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 ऑप्शन ए बी डी। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 3। कहता है कि दक्षिण अफ्रीका में भिन्न प्रजातियों के आधार पर लोगों को पृथक करने व अलग रहने के लिए पूर्व औपचारिक सरकारी नीति को कहा जाता था। क्या कहा जाता था? निर्जातीयता, जाति व्यवस्था, रंगभेद या प्रजातिवाद। ये जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है ये आपके सीटेट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दक्षिण अफ्रीका में क्या हुआ था? विभिन्न प्रजातियों के आधार पर लोगों को पृथक, यानी कि अलगाव करने के लिए जो नीति अपनाई गई थी, उस सरकारी नीति को किस नाम से जाना जाता था? उसको जाना जाता था रंगभेद के नाम से। किस भेद से? रंगभेद नाम से जाना जाता था। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3। बात करें यहाँ पर मुख्य पॉइंट की, तो पॉइंट भी यहाँ पर आप समझते चलेंगे। तो पॉइंट कहता है कि दक्षिण अफ्रीका में नेशनल पार्टी की सरकार द्वारा 1948 में विधान बनाकर काले और गोरों लोगों को अलग निवास करने की प्रणाली लागू की गई। कब लागू की गई? 1948 में दक्षिण अफ्रीका में नेशनल पार्टी ने क्या किया? गोरे लोग और काले लोगों के बीच में उनके निवास की प्रणाली लागू कर दी, ठीक।
इसी को ही क्या कहने लगे, रंग भेद की नीति कहने लगे। रंग भेद नीति को अन्य नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? अपार्थाइड। अपार्थाइड भी इसको कहते हैं। अफ्रीका भाषा में अपार्थीट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अलगाव या पृथकता, यानी कि अलग होना। यह नीति 1994 में समाप्त कर दी गई। इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यहीं से शुरू हुआ है। जो रंग भेद नीति है ये कब समाप्त हुई? 1994 में समाप्त हुई। अगर लागू करने की बात करें तो 1948 में लागू की गई थी। इतनी बात आप सभी लोग याद रखेंगे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 4। कहता है कि भारत में ग्राम पंचायत के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी कि यहाँ पर आपको सही कथन को पहचानना है। समुदाय के काम के लिए ग्राम पंचायत दान ले सकते हैं। बिल्कुल दान ले सकते हैं, जाहिर सी बात है। ग्राम पंचायत के पास स्थानीय कर लगाने की शक्ति होती है। यानी कि जो ग्राम पंचायत की क्या मतलब कि जो ग्राम पंचायत होता है उनके पास कैसी शक्ति होती है? जो स्थानीय लोग होते हैं उन पर कर लगाने की भी शक्ति होती है। कहने का मतलब यहाँ पर भी कैसा ऑप्शन होगा? सही हो जाएगा। अलग अलग राज्य पंचायत के विषय में अपने अलग कानून बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं, यानी कि यह भी कथन यहाँ पर कैसा होगा? सही हो जाएगा। ग्राम पंचायत का सचिव एक चुना हुआ सदस्य होता है। नहीं होता है, यानी कि यहाँ पर डी गलत होगा। अब आप कहोगे कि सर डी कैसे गलत होगा? तो वो भी हम आपको यहाँ पर बताएंगे। जो ग्राम पंचायत का जो सचिव होता है, जिसको सेक्रेटरी के नाम से भी जाना जाता है, एक चुना हुआ सदस्य नहीं होता है। जो आपका सचिव बनता है ग्राम पंचायत में, ठीक, क्या बनता है? जो सचिव ग्राम पंचायत में बनता है वो एक परीक्षा के द्वारा बनता है, यानी कि उसको एक परीक्षा पास करनी पड़ती है। एक बात में कहें, जैसे उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यूपी में क्या होता है? यूपी SSC पेट एग्जाम के बाद इस परीक्षा को दिया जा सकता है, ठीक। तो ये परीक्षा के माध्यम से वो सचिव बनता है, ना कि चुनकर बनता है। तो यहीं पर यह कथन कैसा हो चुका है? यहाँ पर गलत हो चुका है। तो सिर्फ यहाँ पर कौन सा गलत है? डी गलत है। डी जिन जिन ऑप्शन में है उसको पहले काट दीजिए, केवल ए कट जाएगा, मतलब कि ऑप्शन 1 भी कट जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 भी कटेगा और ऑप्शन नंबर यहाँ पर, अब यहाँ पर डी वाले कट गए हैं। तो सही कौन सा होगा? ए बी सी, यानी कि तीनों कथन यहाँ पर कैसे दिए गए थे? बिल्कुल सही दिए गए थे। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर 4, ए बी और सी। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 कहता है कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में गति को परिक्रमण गति कहते हैं। कौन सा कथन सत्य है? केवल 1 है, केवल 2 है, 1 और 2 दोनों, या कोई भी नहीं है? तो राइट आंसर की अगर बात करें, जो पृथ्वी का जो अपने अक्ष पर घूमती है उसको क्या कहते हैं? घूर्णन कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। इसको घूर्णन गति के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि अगर दूसरे शब्दों में घूर्णन गति को अगर नाम दिया जाए तो उसको क्या कह सकते हैं? उसको कह सकते हैं परिभ्रमण गति। याद रखेंगे आप सभी लोग, घूर्णन गति का दूसरा नाम क्या होता है? परिभ्रमण गति। कौन सा नाम होता है? परिभ्रमण गति। आप सभी लोग याद रखेंगे। अगर अंग्रेजी में इसे कहें तो रोटेशन इसको अंग्रेजी में कहते हैं। एक नाम भी और इसका याद रखेंगे, इसको दैनिक गति के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि जो परिभ्रमण या घूर्णन गति होती है वो कैसी गति होती है? दैनिक गति होती है। यानी कि प्रतिदिन चलने वाली गति को ही घूर्णन गति के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में गति को परिक्रमण गति कहते हैं। बिल्कुल ये भी कथन कैसा होगा? बिल्कुल सही कथन हो जाएगा। ये भी पृथ्वी की एक गति है। पृथ्वी की मुख्य तौर पर 2 ही गतियां होती हैं, परिभ्रमण गति और परिक्रमण गति। यहाँ पर दोनों ही गतियों की परिभाषा दे दी गई है। अगर बात करें परिक्रमण गति की, परिक्रमण गति को वार्षिक गति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, इतनी बात आप लोग कन्फर्म हो चुकी है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे 1 और 2 दोनों। बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय धर्मनिरपेक्षता के संबंध में सही है? राज्य का हस्तक्षेप धर्म में संभव है। राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। धर्म से सैद्धांतिक दूरी बनाए रखना, धार्मिक प्रभुत्व को रोकने के लिए विभिन्न कार्य। तो यहाँ पर राइट आंसर आपको क्या करना है? सही बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 कहता है कि केवल ए और बी, केवल ए और बी, केवल ए सी डी, ए बी सी डी। तो राइट आंसर की अगर बात करें, जो राज्य का हस्तक्षेप धर्म में संभव है, बिल्कुल संभव है। यानी कि कथन कैसा होगा? सही होगा। राज्य जो होता है वो क्या कर सकता है? धर्म में हस्तक्षेप कर सकता है। राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, यानी कि यहाँ पर गलत कर दिया गया है। तो ये ऑप्शन कैसा होगा? यहाँ पर ये तो गलत हो जाएगा। धर्म से सैद्धांतिक दूरी बनाए रखना, यानी कि ये तो सही है। धार्मिक प्रभुत्व को रोकने के लिए विभिन्न कार्य धर्मनिरपेक्षता के संबंध में आता है या नहीं आता है?
जो धार्मिक प्रभुत्व होता है उसको रोकने के लिए विभिन्न कार्य धर्मनिरपेक्षता नहीं करता है, किसी को भी नहीं रोकता है, प्रभुत्व को नहीं रोकने के मतलब कि किसी भी प्रकार से नहीं रोकता है। तो यहाँ पर ये भी कथन कैसा होगा, गलत हो जाएगा। तो सही कौन सा होगा यहाँ पर, ए और सी, यानी कि ए सी आपको किस ऑप्शन में नजर आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 2, केवल ए और सी, बाकी सभी गलत हो जाएंगे ना। बात करेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 7, कहता है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। खुशबू 19 नगरपालिका के चुनाव में मतदान करेगी। कहने का मतलब है जो खुशबू है उसकी आयु कितनी है दोस्तों, 19 वर्ष है, जो कि नगरपालिका के चुनाव में मतदान करेगी। कथन भी कहता कि कमला 54 वर्ष की है, राष्ट्रपति के चुनाव में अपना मत डालेगी। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के संबंध में वैध विकल्प का चयन करें, यानी कि सही विकल्प कौन सा यहाँ पर होगा, ए होगा, बी होगा, या दोनों होंगे, या कोई नहीं होगा। तो राइट आंसर की अगर बात करें दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पर क्या करना है, दिमाग लगाना है। थोड़ा सा भी दिमाग अगर आपने यहाँ पर लगा दिया तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको यहाँ पर बताते हैं। खुशबू की उम्र यहाँ पर 19 वर्ष है, नगर पालिका में चुनाव कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। भारत का कोई भी नागरिक जिसकी उम्र 18 हो चुकी है वो मतदान कर सकता है। अगर मतलब कि एक तो यहाँ पर कैसा हो गया, बिल्कुल सही हो चुका है। कमला की उम्र कितनी है, यहाँ पर कितनी है कमला की, 54 वर्ष है। राष्ट्रपति के चुनाव में मत डालेगी, किसकी चुनाव की बात कर दी गई यहाँ पर, राष्ट्रपति का चुनाव कोई मतलब कि आम व्यक्ति यानी कि जनता नहीं करती है। इसका चुनाव कौन करती है, इसका तो चुनाव करती है राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य और राज्यों के विधानसभा के सदस्य, ये चुनाव करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर भी कैसा होगा, गलत हो जाएगा। क्या होगा, गलत हो जाएगा। जो राष्ट्रपति का जो चुनाव किस अनुच्छेद में आता है दोस्तों, अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का वर्णन मिलता है। तो राइट आंसर तो यहाँ पर आपका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 1 ही यहाँ पर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 ए वैध है, ना कि बी वैध है। ठीक, आप यहाँ पर अच्छे ढंग से समझ चुके होंगे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आ चुका है, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। यहाँ पर ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है दोस्तों, क्या कहते हैं उसको क्या कहते हैं, उत्तरी ध्रुव वृत्त कहते हैं कि कर्क रेखा कहते हैं, या मकर रेखा कहते हैं, या विषुवत रेखा कहते हैं। साधारण सी बात है, उसको विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, एक बात और यहाँ पर याद रखेंगे, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा को भूमध्य रेखा भी कहते हैं, जो कि ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है। इस प्रकार से आपका ये ग्लोब हो चुका है। यहाँ पर इसको काट रही है आपकी कौन सी रेखा, विषुवत रेखा। इसका मान होता है 0 डिग्री अक्षांश। ठीक, कितना होता है, 0 डिग्री अक्षांश। इसके ऊपर की जो रेखा होती है वो आपकी होती है कर्क रेखा, जो कि इसका कितना मान होता है, 23.5 डिग्री। कितना होता है, 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में यह स्थित है। कहाँ पर स्थित है, ये ऊपर वाला जो एरिया आपको नजर आ रहा है, इसके ऊपर वाला ये आपका होता है उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला एरिया जो होता है ये होता है दक्षिणी गोलार्ध। यानी कि जो आपकी होती है विषुवत रेखा यानी कि भूमध्य रेखा, इसके ठीक नीचे में कौन सी रेखा होती है, आपकी होती है मकर रेखा। उसका भी मान होता है 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में। कहां पर, दक्षिणी गोलार्ध में हो जाएगा। इतनी बात आप सभी लोग समझ चुके होंगे। अगर कभी आपसे पूछ ले कर्क और मकर रेखा के बीच कैसा क्षेत्र होता है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है। तो राइट आंसर तो यहाँ पर हो चुका है आपका विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 9। किसी के प्रति पूर्वाग्रही होने का अर्थ क्या है, यानी कि यहां से आपसे पूछ लिया गया है पूर्वाग्रही का मतलब क्या होता है किसी के प्रति। उन्हें नकारात्मक रूप से देखना, उन्हें उत्तम श्रेष्ठ मानना, जो लोग भिन्न हैं उनका अनादर करना, समूह के सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव करना। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन यानी कि 4 कथन पढ़ने के बाद एक बात तो कन्फर्म हो चुकी है, यहाँ पर एक ऐसा कथन है जो कि 3 कथन से भिन्न है। तो कौन सा भिन्न है, यहाँ पर जो बी कथन है वो कैसा कथन है, एक दूसरे से भिन्न है, यानी कि सभी प्रकार से भिन्न है। यहाँ पर बात करी गई है उत्तम श्रेष्ठ, श्रेष्ठ मानना। बाकी सभी वाक्य में क्या कह दिया गया है, नकारात्मक रूप से देखना, उनका अनादर करना, विरुद्ध भेदभाव करना। ठीक, तो कौन सा यहाँ पर जो विकल्प है सबसे अलग है वो यहाँ पर है कथन मतलब की बी कथन है। यानी कि जो पूर्वाग्रही होने का मतलब होता है उन्हें नकारात्मक रूप से देखना भी होता है, जो लोग भिन्न है उनका अनादर करना भी होता है, समूह के सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव करना भी होता है, लेकिन श्रेष्ठ मानना पूर्वाग्रही का मतलब नहीं होता। यानी कि यहाँ पर बी गलत हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर राइट आंसर कौन होगा, ए सी डी। ए सी डी आपको कौन से ऑप्शन में नजर आ रहे हैं, ए सी डी सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 में नजर आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। तो यहाँ पर क्वेश्चन 10 कहता है कि लद्दाख में किस धर्म के लोग तिब्बत का मौखिक ग्रंथ
तिब्बत का कैसा ग्रंथ? मौखिक ग्रंथ। केसर सागा को गाते हैं और उस पर नाटक खेलते हैं कौन से लोग? याद रखेंगे आप, केसर सागा कहाँ का ग्रंथ है? तिब्बत का ग्रंथ है, ठीक। और लद्दाख में किस धर्म के लोग इसको क्या करते हैं? गाते हैं। केवल बौद्ध गाते हैं या मुसलमान और बौद्ध हिंदू? बौद्ध केवल हिंदू। राइट आंसर की अगर बात करें, लद्दाख में जो जो धर्म के लोग रहते हैं अधिकतर संख्या में, वो रहते हैं वहां पर मुसलमान और बौद्ध। जो वहां पर कौन सा ग्रंथ है? केसर सागा। केसर सागा को कौन से धर्म के लोग गाते हैं? मुसलमान और बौद्ध धर्म के लोग गाते हैं और उस पर नाटक खेलते हैं, यानी कि यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 10। इस प्रकार की क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर वर्ष एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, जिसे आप कठिन मानकर परीक्षा में छोड़कर चले जाते हैं। आपको इसके बाद ऐसा नहीं करना है अगर आपने यह क्वेश्चन अच्छे ढंग से यहीं पर समझ लिया। यदि कोई स्थान ग्रीनविच से 20 डिग्री पूर्व में स्थित है, कहां पर है? 20 डिग्री पूर्व में स्थित है, तब ग्रीनविच और उस स्थान के समय में कितना अंतर होगा? चलिए इसको सोल्व करते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। यहां पर बात करी गई ग्रीनविच से कितना है? 20 डिग्री पूर्व में स्थित है। आपको मालूम होगा कि 1 डिग्री में दोस्तों कितने मिनट होते हैं? 1 डिग्री में होते हैं आपके 4 मिनट। कितने हो चुके हैं यहाँ पर? 1 डिग्री में होते हैं 4 मिनट। तो 20 डिग्री में कितने मिनट होंगे? कितने मिनट होंगे? 20 डिग्री में करेंगे 4 का गुणा तो कितने हो जाएंगे यहाँ पर? 80 मिनट। कितने हो चुके हैं यहाँ पर? 80 मिनट हो चुके हैं। 80 मिनट में कितने घंटे होंगे? साधारण सी बात है, 60 मिनट और 20 बच जाएंगे, 60 मिनट और 20 मिनट, यानी कि 60 मिनट में 1 घंटा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 1 घंटा 20 मिनट। 80 मिनट में कितने घंटे होंगे? 1 घंटा और 20 मिनट हो जाएंगे, ठीक। तो बस इतना ही था। अगर पूर्व में बात करें तो पूर्व में क्या होता है? ग्रीनविच समय से जोड़ना पड़ता है। अगर पूरब के बाद क्या बात कर दे? पश्चिम, यानी कि पूर्वी देशांतर पूर्व में स्थित है, तो अगर पश्चिम में बात करता तो वहां पर क्या करना पड़ता है? घटाना पड़ता है। जबकि पूरब में क्या करना पड़ता है? जोड़ना पड़ता है। तो ग्रीनविच का समय होता है 12 बजे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1 घंटा 20 मिनट। तो किस ऑप्शन में आपको नजर आ रहा है? सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में ही तो नजर आ रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 12। नीचे दो कथन ए और बी खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में हैं। यहाँ पर आपको सही विकल्प चुनना है। 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान, जिन्हें क्या कहते थे? खलीफा, पर बहुत सख्त संधि थोप दी थी। बिल्कुल सही कथन है यहाँ पर। भारतीय मुसलमान चाहते थे कि पुराने ऑटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। सही विकल्प का चयन करें। यहाँ पर तो ऑप्शन 1 यानी कि कथन 1 तो सही है, लेकिन 2 यहाँ पर गलत हो चुका है। अब आप कहोगे कि सर 2 कैसे गलत हो चुका है? तो चलिए उसको भी यहाँ पर हम बताएंगे आपको 2 यहाँ पर कैसे गलत हो गया है। जो भारतीय जो मुसलमान लोग थे वो चाहते थे कि जो पुराने ऑटोमन साम्राज्य में है वहां पर जो स्थित क्या स्थित है? पवित्र जो मुस्लिम स्थान है वहां पर खलीफा का नियंत्रण होना चाहिए। वो चाहते थे कि खलीफा का नियंत्रण वहां पर बना रहे। खलीफा का मतलब था तुर्की के सुल्तान, उनका नियंत्रण वहां पर होना चाहिए। भारत के मुसलमान ऐसा ही चाहते थे, लेकिन ऑप्शन में कह दिया गया खलीफा का नियंत्रण नहीं होना चाहिए, जबकि भारत के लोग चाहते थे कि पूरा का पूरा वहां पर नियंत्रण होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर कैसा होगा? गलत हो जाएगा। ए सही परंतु बी गलत। एक बात और यहाँ पर आप समझेंगे, खिलाफत आंदोलन जो कि महात्मा गांधी ने क्या चलाया था? असहयोग आंदोलन 1920 में। असहयोग आंदोलन को खिलाफत आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? जो महात्मा गांधी थे उन्होंने क्या किया? उसको खिलाफत आंदोलन में बदल दिया। जो भारत के मुस्लिम लोग थे उन्होंने भारी संख्या में क्या किया? असहयोग आंदोलन में भाग ले लिया था। ठीक इसी कारण से ले लिया था क्योंकि वहां पर संधि थोप दी गई थी तुर्की के सुल्तान के ऊपर, यानी कि खलीफा के ऊपर। तो यहाँ पर राइट आंसर तो आपका हो चुका है ऑप्शन नंबर 1। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 12 जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाजनपदों के राजाओं शासकों को नियमित रूप से कर वसूले निम्नलिखित में से कौन सा कर के स्रोत थे? फसलों पर कर, शिल्पकारों पर कर, व्यापारियों पर कर, तीर्थ यात्रियों पर कर। अगर महाजनपद काल की बात करें तो महाजनपद काल में लोहे का प्रयोग बड़ी मात्रा में होने लगा। महाजनपद काल में जो मगध था वो सबसे शक्तिशाली क्या था? साम्राज्य था। ठीक यहाँ पर बात किसकी की गई? जो महाजनपद के जो राजा हुआ करते थे वो नियमित रूप से कर भी वसूलते थे। किन किन लोगों से वसूलते थे? फसलों पर भी वो कर वसूलते थे, यानी कि राइट होगा। शिल्पकारों यानी कि कारीगरों पर भी वो क्या वसूलते थे? कर वसूलते थे। व्यापारियों पर भी कर वसूलते थे, लेकिन तीर्थ यात्रियों पर कर नहीं वसूलते थे, यानी कि तीर्थ यात्री यहाँ पर कैसा होगा? गलत हो जाएगा। तो सही होगा यहाँ पर ए बी सी ऑप्शन
नंबर यहाँ पर 3 राइट होगा, ए बी सी। बात करें यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो पॉइंट देखिएगा, एनसीईआरटी का पॉइंट है। हम आपके लिए यही प्रयास करना चाहते हैं कि आप जो आप एग्जाम में मतलब कि एग्जाम देने जाएं उसमें से आप कुछ भी गलत ना करके आए। मेरा यही रहता है कहने का मतलब। यहाँ पर आप समझेंगे। अब कर की बात करते हैं महाजनपद काल में, ठीक। महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे, ठीक, और बड़ी सेना भी रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी, इसलिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से क्या करने लगे, कर वसूलने लगे। फसलों पर कर वसूलने लगे, कारीगरों यानी कि शिल्प कार्यों पर मतलब कि शिल्प कारीगरों पर भी कर वसूलने लगे। पशु चालकों, जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। व्यापारियों को भी कर देना पड़ता था। आखेटकों, संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी पड़ती थी। इतनी बात आप सभी लोग याद रखेंगे। यही पॉइंट अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आप आसानी से कर सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से कथन बुद्ध के उपदेशों के संबंध में सही हैं। हमारे कष्ट और दुख हमारी पिछले जन्मों के परिणाम है, बिल्कुल सही कथन है। बुद्ध कहते हैं कि जो हमारे कष्ट हैं और दुख हैं ये किस कारण से हैं, ये पिछले जन्मों के परिणाम के कारण से हैं। हमारे कष्ट और दुख हमारी लालसाओं और इच्छाओं की वजह से भी हैं। यह भी कथन यहाँ पर कैसा होगा, सही हो जाएगा। एक खुशहाल जीवन के लिए बुद्ध के सभी अनुयायियों को उनके उपदेश को मानना और पालन करना आवश्यक था। यहाँ पर ये कैसा होगा, गलत हो जाएगा। बुद्ध कहते थे कि मेरे जो उपदेश हैं उनको मानो या ना मानो, मतलब कि मान लो तो अच्छी बात है, लेकिन जो यहाँ पर कथन में क्या कर दिया गया है, आवश्यक था। आवश्यक से यहाँ पर कथन कैसा हो चुका है, गलत हो चुका है। मतलब कि अनुयायियों के उनके उपदेश मानना और पालन करना था, ये तो सही हो चुका है, लेकिन यहाँ पर पॉइंट कह दिया गया आवश्यक था, आवश्यक नहीं था। बुद्ध ऐसा ही कहते हैं। तो यहाँ पर सी को छोड़कर सभी राइट होंगे, ए और बी। ए और बी ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय संविधान में एक प्रावधान है जो कि सरकार द्वारा सत्ता के मनमाने इस्तेमाल से जनता को बचाता है। निम्नलिखित में से उसकी पहचान करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कैसा क्वेश्चन है, पॉलिटिकल साइंस से संबंधित क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में एक ऐसा भी प्रावधान है जो कि सरकार द्वारा सत्ता के मनमाने इस्तेमाल से जनता को बचाता है। तो निम्नलिखित में से उसकी पहचान करें। नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार, मौलिक कर्तव्य। राइट आंसर इसका आप सभी लोग क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर कमेंट करेंगे। बिल्कुल सरल सा सवाल है यहाँ पर, तो इससे जुड़े हम पॉइंट आपको यहाँ पर बता देंगे, लेकिन आपको यहाँ पर क्या करना है, कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर कमेंट करना है। तो अगर बात करें नीति निर्देशक तत्व की, नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं। कहां से लिए गए हैं, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। अगर आपसे पूछ ले कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं क्या है, नीति निर्देशक तत्व हैं, किस आर्टिकल में है, किस आर्टिकल में है, 36 से 51 तक, किसमें है, 36 से 51 के बीच में है ये कौन से नीति निर्देशक तत्व। ये भी बात आप सभी लोग क्या रखेंगे, याद रखेंगे। मौलिक अधिकार की अगर बात करें, किसकी, मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है, ठीक, संविधान के भाग 3 में है मौलिक अधिकार। अनुच्छेद की बात करें, आर्टिकल की बात करें, 12 से 35 में क्या है, आपके मौलिक अधिकार हैं। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 16। सतत पोषणीय विकास के बारे में निम्न में से कथन जो सही है उसको यहाँ पर बताना है। कथन ए कहता है कि सतत पोषणीय विकास का तात्पर्य संसाधनों का अधिकतम दोहन करना है। सतत पोषणीय विकास के अभाव में अनवीकरणीय संसाधन निश्चित रूप से शीघ्र समाप्त हो सकते हैं। तो यहाँ पर कौन सा इसका राइट आंसर होगा, कथन ए तो यहाँ पर कैसा हो चुका है, बिल्कुल ही गलत हो चुका है। कैसे गलत होगा तो समझिएगा ये भी आप। सतत पोषणीय विकास का तात्पर्य क्या होता है कि इस प्रकार से संसाधनों का प्रयोग करो ताकि आने वाली पीढ़ी भी उस संसाधन का प्रयोग कर सके, यानी कि उस मतलब कि संसाधनों को बचाए रखो, कम से कम प्रयोग करो। लेकिन यहाँ पर कथन कह दिया गया कि अधिकतम दोहन करना है, तो गलत हो चुका है ना क्वेश्चन यहाँ पर, यानी कि कथन ए तो यहाँ पर गलत हो चुका है। सतत पोषणीय विकास के अभाव में अनवीकृत संसाधन निश्चित रूप से शीघ्र समाप्त हो सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। कैसी बात है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर ए मतलब कि ए गलत है और बी सही है। यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 17। हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पर समय रेखा इतिहास के शिक्षण में क्यों इस्तेमाल की जाती है, समय रेखा इतिहास के शिक्षण में क्यों इस्तेमाल की जाती है।
कारण एवं प्रभाव के संबंध को दर्शाने के लिए, संगठन की आंतरिक संरचना को प्रदर्शित करने के लिए, दो कालखंडों के मध्य संबंध पता लगाने के लिए, जानकारी को सारणी के रूप में प्रस्तुत करने के लिए। सबसे जो राइट आंसर होगा यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर 3, दो कालखंडों के मध्य का जो संबंध है उसको पता करने के लिए समय रेखा इतिहास के शिक्षण में महत्वपूर्ण होती है। दो कालखंडों के बीच का जो मतलब कि उसको पता करना है, उसके बीच में क्या क्या हुआ था, इसीलिए किया जाता है। ठीक, यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 18। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन एवं चारे की फसल उगाने और पशुपालन हेतु किया जाता है। बिल्कुल सही कथन है यहाँ पर। जो आपकी मिश्रित कृषि होती है, मिश्रित कृषि में फसलों को भी उगाया जाता है, उसके साथ पशुओं को भी वहां पर क्या किया जाता है, पाल मतलब कि पशुओं को भी पाला जाता है, इसीलिए उसको मिश्रित कृषि कहते हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यानी कि कथन ए यहाँ पर कैसा होगा, सही होगा। स्थानांतरित कृषि मुख्यतः उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में प्रचलित है। बिल्कुल सही बात है, उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में ही प्रचलित है। स्थानांतरित कृषि को झूम कृषि के नाम से भी जाना जाता है। इतनी बात आप सभी लोग याद रखेंगे। कभी कभी स्थानांतरित कृषि को कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर दोनों ही हो जाएंगे। यहाँ पर ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। ठीक, ए और बी यहाँ पर दोनों सही हो जाएंगे। यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से विषैले खतरनाक उद्योगों और कार्यस्थल के उदाहरण है। कैसे विषैले खतरनाक उद्योग के कौन कौन से उदाहरण है। पर कपड़ा फैक्ट्री, जहाज तोड़ने के उद्योग, कीटनाशक बनाने के उद्योग, चाय बागान। तो राइट आंसर की अगर बात करें, विषैल खतरनाक जो उद्योग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। कपड़ा फैक्ट्री मतलब कि ज्यादातर विशाल खतरनाक उद्योग नहीं है। जहाज तोड़ने वाले उद्योग जो होते हैं विशाल विषैले कैसे होते हैं, विषैले खतरनाक होते हैं। कीटनाशक जहां बनाया जाता है वहां पर कैसा कार्यस्थल होता है, खतरनाक होता है, यानी कि यहाँ पर भी खतरनाक हो गए जहाज तोड़ने वाले और कीटनाशक बनाने वाले। चाय बागान में कोई भी प्रकार का खतरनाक उद्योग नहीं है, ना ही विषैला है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी और सी यहाँ पर सही होंगे। बी सी किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 में यहाँ पर है बी और सी। यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 20, कहता है कि अक्षांशों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही आंसर बताना है। दक्षिण ध्रुवीय वृत्त विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री दक्षिण में स्थित है। क्या स्थित है? नहीं स्थित है यार, यहाँ पर गलत हो जाएगा ना। दक्षिणी जो ध्रुव वृत्त है विषुवत रेखा के कितने में स्थित है, दक्षिण में तो स्थित नहीं है। यहाँ पर ये जो 23.5 डिग्री जो दक्षिण में स्थित है, क्या स्थित है, मकर रेखा स्थित है। दक्षिण में तो मकर रेखा स्थित है, यहाँ पर होना चाहिए था आपका मकर रेखा, जबकि यहाँ पर कर दिया गया दक्षिणी ध्रुव वृत्त, यानी कि यह तो कथन यहाँ पर गलत हो चुका है। कर्क रेखा जो है आपकी कहाँ पर स्थित है, दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती है। कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, ये आपकी गुजरती है उत्तरी गोलार्ध से। कहाँ से? उत्तरी गोलार्ध से गुजरती है, यानी कि ये भी कथन गलत हो चुका है। यहाँ पर मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती है, बिल्कुल सही बात है। मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती है, जबकि कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध से होकर गुजरती है। मकर रेखा आपकी दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती है। उत्तर ध्रुवीय वृत्त विषुवत रेखा के 23.5 में नहीं, यानी कि ये भी गलत हो चुका है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सही जो ऑप्शन है यहाँ पर है 3 वाला, यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर आ चुका क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन से पुरा पाषाण स्थल में चूना पत्थर के बने औजार मिले हैं। ब्रह्मगिरी से या हुसंगी से, इनाम गांव से या कोल्डी हवा से। तो राइट आंसर की बात करें तो हुसंगी जो स्थल है पुरा पाषाण काल का स्थल है। कैसा स्थल है? पुरा पाषाण काल का स्थल है, जहाँ पर क्या मिला है, चूना पत्थर के औजार मिले। यहाँ पर जो सभी दिए गए सभी तो हैं ये आपके कैसे स्थल है, पुरा पाषाण काल के स्थल है, जहाँ पर चूना पत्थर के जो औजार मिले हैं वो आपको होसंगी से मिले हैं। अगर आपसे पूछ ले कि होसंगी पुरा पाषाण काल का जो स्थल है ये वर्तमान में कहाँ पर है, ये वर्तमान में है आपका कर्नाटका में। ठीक, इतना बात आप सभी लोग याद रखेंगे। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 22, जो कि मिलान करने के संबंध में क्वेश्चन है। तो कॉलम का मिलान करना है। यहाँ पर रोलेक्ट एक्ट को क्या कहते थे, काला कानून भी कहते थे। कब पारित किया गया था? ये पारित किया गया था दोस्तों कब? 1919 में। आपको मालूम होगा जो रोलेक्ट एक्ट था इसे भारत के लोग काला कानून भी कहते थे, जिसके तहत 2 वर्ष तक बिना मुकदमा चलाए व्यक्ति को जेल में रखने का प्रावधान किया गया था। ठीक, इतनी बात भी आप सभी लोग याद रखेंगे। अगर याद ना रखो तो मेरी बात को सुनते चलिए। ठीक, पूर्ण स्वराज की मांग पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर अधिवेशन, कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हो रहा था उसमें पूर्ण स्वराज की मांग की थी 1929 में। किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ये भी बात इंपॉर्टेंट है, तो इसका मैच हो जाएगा यहाँ पर 1929 के साथ। दांडी यात्रा जो महात्मा गांधी ने करी थी, कब करी थी? 1930 में करी थी। ठीक,
तो यहाँ पर दांडी यात्रा का जो मतलब कि सही होगा वो सेकंड के साथ जाएगा। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कह सकते हैं, ठीक। असहयोग आंदोलन तो 1921 और 20 में शुरू किया गया था। तो यहाँ पर आपको हमने यहाँ पर बता दिया है बिल्कुल आसान तरीके से। तो यहाँ पर आपको पहचानना है ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा, ठीक। तो हमने आपको यहाँ पर अच्छे ढंग से बता दिया। ए का किसके साथ जाएगा, ए का जाएगा थर्ड के साथ। ए का थर्ड किस किस में ऑप्शन में है, यहाँ पर तो नजर नहीं आया है, तो चौथे में यहाँ पर सही आंसर इसका हो जाएगा, ठीक। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 23। देखिएगा इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि जो क्वेश्चन यहाँ पर हमने आपके लिए लाए हैं ये वाला, ये पिछले वर्ष यानी कि 2023 जो अगस्त का पेपर हुआ था उसी सेट में यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको भी देख लेते हैं। तटीय क्षेत्रों में समुद्री गुफाएं बनती हैं। समुद्री गुफाओं के निर्माण के लिए उपयुक्त कारण चयन करें। मानव निर्मित गतिविधि से किसी भी प्रकार की समुद्री गुफाएं नहीं बनती हैं। सैलों के गिरने से भी नहीं बनती हैं समुद्र की गुफाएं। पवन अपरदन सिर्फ कहाँ पर होता है, बालू वाले क्षेत्र में पवन अपरदन होता है, पर्वतों पर भी पवन अपरदन होता है, लेकिन ये पवन अपरदन से समुद्र गुफाएं थोड़ी ना बनेगी। तरंगों द्वारा अपरदन एवं निक्षेपण से ही क्या होता है, जो समुद्र में जो तरंगे लहरें उत्पन्न होती हैं एवं उनके द्वारा क्या होता है, अपरदन होता है और निक्षेपण होता है, उसी से क्या बनती है, समुद्र की गुफाएं बनती हैं। सही आंसर क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा इस चित्र को और इस पॉइंट को, बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपने इसको यहाँ से समझ लिया, क्या पता इस बार भी क्वेश्चन यहीं से पूछ लिया जाए। समुद्री तरंग के कार्य, समुद्री तरंग के अपरदन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियां बनाते हैं। समुद्री तरंगे लगातार सैलों से टकराती रहती हैं, जिससे दरार विकसित होती है। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी हो जाती हैं। इनको समुद्री गुफा कहते हैं। क्लियर हो चुकी यहाँ पर बात। ये क्या है, यहाँ पर जो चित्र दर्शाया गया ये तटीय मेहराब, और यहाँ पर क्या बन चुका है, ये समुद्री गुफा बन चुकी है। यानी कि जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सीधे तौर पर एनसीईआरटी पॉइंट से ही पूछे जाते हैं। हमने यहाँ पर आपको प्रूफ भी दिखा दिया है, ठीक। तो कहाँ क्या बनता है, समुद्र गुफा बनती है। इन गुफाओं के बड़े हो जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है। क्या बचती है, छत ही बचती है, जिसे तटीय मेहराब भी कहते हैं। क्या पता आगे का क्वेश्चन आपको कथन के रूप में दे दिया जाए। पहचानिएगा कि तटीय मेहराब क्या है, ये क्या है, ठीक। लगातार अपरदन छत को भी तोड़ देता है, केवल दीवारें ही बचती हैं। दीवार जैसी आकृति को स्टैक कहते हैं। यहाँ पर पॉइंट इंपॉर्टेंट है, स्टैक कहते हैं। दीवार जैसी जब आकृति बचती है तो उसको स्टैक कहते हैं। एक बार क्या हुआ कि सीटेट एग्जाम में एक तरफ आपके यानी कि दोनों तरफ मिलान करने वाले क्वेश्चन आ चुके थे, एक तरफ स्टैक आकृति दी गई थी, ठीक। यानी कि मिलान के संबंध में भी इस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। वहां पर लोयस दिया गया था जो कि पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति है, स्टैक भी दिया गया था। यानी कि जितनी भी स्थलाकृतियों, एक तरफ आपकी स्थलाकृतियां थी और उनके बनने वाले कारण थे, ठीक। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है 24 क्वेश्चन कहता है कि, क्या कहता है, निम्नलिखित युगलों का सही मिलान करें। ओजोन परत, ओजोन परत किसको कहते हैं दोस्तों, ओजोन परत कहते हैं समताप मंडल को। ओजोन का जाएगा आपका यहाँ पर समताप के साथ। इतनी बात यहाँ पर क्लियर हो चुकी है। ओजोन का जाएगा यहाँ पर समताप मंडल के साथ। रेडियो प्रेशर की जो तरंगे होती हैं किस मंडल में होती हैं, बाह्य मंडल में होती हैं। बाह्य मंडल को आयन मंडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बाह्य मंडल को आयन मंडल भी कहते हैं, जिसमें क्या होता है, रेडियो संचरण तरंगे मदद करती है। मौसम संबंधी जो घटनाएं होती हैं वो आपकी होती हैं क्षोभ मंडल में। किस मंडल में दोस्तों होती हैं, क्षोभ मंडल में होती हैं। पतली वायु बहिर्मंडल, बहिर्मंडल में नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम जैसी गैसें तैरती रहती हैं। ये भी बात आप सभी लोग याद रखेंगे। तो हमने यहाँ पर मिलान कर दिया है, तो यहाँ पर राइट आंसर है, कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो राइट आंसर यहाँ पर हमने अभी मिलाया था। जो ओजोन परत का किसके साथ गया था, यहाँ पर समताप के साथ। ए का यहाँ पर 3 किस्में है, ए का 3 तो सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में ही नजर आया है, बी का 4 था, यानी कि बाह्य मंडल हमने यहाँ पर मिला दिया था। अगर आप इन ऐसे प्रश्नों में 1 या 2 को मिलान कर लेते हैं तो आप पूरे क्वेश्चन को यहाँ पर सोल्व कर सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि निम्नलिखित में से ग्लोब के बारे में सही कथन चयन करें। ग्लोब पर अक्षांश व देशांतर खिंचे होते हैं, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। ज्योतिबा राव फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी।
जो ज्योतिबा फूले थे, इनका जन्म महाराष्ट्र के पुणे जिले में हुआ था। इन्होंने 1873 में क्या किया, 1873 में इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था गुलामगिरी। क्या नाम था? गुलामगिरी इनकी पुस्तक थी, जो कि गुलामों से संबंधित थी। गुलामों का मतलब था दासों से संबंधित इनकी पुस्तक थी। अगर दूसरी पुस्तक की बात करें, दूसरी पुस्तक का नाम था चाबुक। याद रखेंगे, दूसरी पुस्तक भी इंपॉर्टेंट है। चाबुक इनकी दूसरी पुस्तक थी और पहली पुस्तक थी गुलामगिरी, जो कि 1873 में आई थी। और अगर बात करें यहाँ पर घासीदास की, घासीदास ने क्या किया था, इन्होंने सतनामी आंदोलन शुरू किया था। घासीदास नहीं है यहाँ पर, घासीराम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? घासीराम ने क्या किया था? सतनामी आंदोलन शुरू किया था। कहां पर शुरू किया था? छत्तीसगढ़ में शुरू किया था। और इन्होंने चमड़े का काम भी शुरू किया था, लोगों के बीच में इन्होंने चमड़े का भी काम किया था। बात करें अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि औपनिवेशिक काल में विधवा विवाह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विधवा विवाह के पक्ष में 1756 में एक कानून पारित किया गया, नहीं पारित किया गया। कब कानून पारित किया गया था? 1856 में पारित किया गया था, यानी कि यहाँ पर 1756 की जगह 1856 होना चाहिए था। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने प्राचीन ग्रंथों का उपयोग यह सुझाव देने के लिए किया कि विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती हैं। बिल्कुल सही कथन है। विधवा विवाह कानून पारित होने के बाद विवाह करने वाली विधवा महिलाओं की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई, नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। जिन विधवाओं ने विवाह किया उन्हें समाज में आसानी से स्वीकार किया गया। यहाँ तक कि रूढ़िवादी तबके ने तो यहाँ प्रशंसा की नहीं की। गलत हो जाएंगे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने क्या दिया? सुझाव दिया था विधवा पुनर्विवाह का। ठीक, और ये कब लागू किया गया था? 1856 में कानून पारित किया गया था। किसके सहयोग से? ईश्वरचंद्र विद्यासागर के सहयोग से। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से स्वाभिमान आंदोलन किसने शुरू किया था या स्थापना की थी? ईबी रामास्वामी या पेरियार ने स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया था। ये कहाँ के निवासी थे? ये दक्षिण भारत के निवासी थे। स्वाभिमान आंदोलन को शुरू करने वाले ईबी रामास्वामी या पेरियार, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 31, बंदगा शब्द को मध्य युगीन काल के लिए किस लिए प्रयोग किया जाता था? कुलीनों के लिए, गवर्नरों के लिए, गुलामों या दासों के लिए, अभिजात वर्गों के लिए। जो मध्य काल में जो बंदगा शब्द का प्रयोग किया जाता था, ये किया जाता था गुलामों या दासों के लिए। किसके लिए? गुलामों के लिए यह शब्द प्रयुक्त किया जाता था। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32, पद वेतन एवं सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए मुगलों द्वारा लाई गई श्रेणी क्रम व्यवस्था कौन सी थी? मनसबदारी व्यवस्था थी। मनसबदारी व्यवस्था में पद वेतन सैन्य ये सभी निर्धारित किए गए थे। बात करें अगले क्वेश्चन की, अक्षांश भी खिंचे होते हैं। देशांतर अक्षांश रेखाएं ऐसी होती हैं आपकी, देशांतर इस प्रकार से खिंची होती हैं। क्लियर? अपने अक्ष पर यह झुकी हुई अवस्था में, पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई अवस्था में है। ठीक, यह पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब यानी कि पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप होता है, बिल्कुल होता है। ग्लोब छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, इनको पॉकेट में भी रख सकते हैं, कहीं एक जगह से दूसरी जगह भी ले जा सकते हैं। ठीक, ये अंडाकार आकृति में नहीं होता है, अंडाकार आकृति में नहीं होता है। जबकि जो पृथ्वी होती है ध्रुवों पर कैसी होती है? ध्रुवों पर ये चपटी होती है और बीच में उभरी होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट हम बता रहे हैं आपको। जो पृथ्वी होती है ध्रुवों पर चपटी होती है, यानी कि किनारों पर कैसी होती है? चपटी होती है और बीच में उभरी होती है, इसीलिए इसको भू आब कहते हैं। क्या कहते हैं? भू आब कहते हैं। तो राइट आंसर डी को छोड़कर सभी हो जाएंगे। डी किसमें नहीं है? सिर्फ बी में नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट होगा। ए बी सी। यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 26, राज्यपाल के संदर्भ में निम्न वाक्य पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। राज्यपाल राज्य का मुखिया कहलाता है, बिल्कुल सही बात है। राज्यपाल की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है, क्या सही बात है? नहीं, सही बात नहीं है। ये तो राज्यपाल की जो नियुक्ति की जाती है तो किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है दोस्तों? ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगर आपसे पूछ ले कि राज्यपाल का जो चुनाव प्रक्रिया है वो किस अनुच्छेद में आता है? 155 अनुच्छेद में आता है, जबकि राष्ट्रपति आता है 55 में। ठीक, इतनी बात आप सभी लोग याद रखेंगे। तो बी की यहाँ पर क्या हो चुकी है? बी की यहाँ पर हो चुकी है छुट्टी, यानी कि गलत हो चुका है यहाँ पर बी। चुनाव के बाद राज्यपाल मुख्यमंत्री अन्य मंत्रियों को भी नियुक्त करता है, बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन बी को छोड़कर सभी राइट हैं, मतलब कि ए सी राइट है। ए सी ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, केवल ए तथा सी सही है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 27, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभिकथन कारण से संबंधित क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अभिकथन कहता है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने औपनिवेशिक काल के दौरान मंदिर में प्रवेश आंदोलन की अगुवाई की। बिल्कुल की, ठीक, बिल्कुल की थी। जो आपके भीमराव अंबेडकर थे उन्होंने क्या किया? 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया। इतनी बात आप याद रखेंगे। कब शुरू किया था? 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया था। डेट भी आप सभी लोग याद रखेंगे। बात करें कारण की,
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर चाहते थे कि लोग यह देखें कि समाज में जातीय पूर्वाग्रहों की जकड़ कितनी मजबूत है। सही है, कारण भी सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही होना चाहिए। AR दोनों सत्य हैं, AR की सही व्याख्या भी है। यहाँ पर आ चुका क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि संगम कविताओं में किन 3 राजवंशों को मूवेंद्र कहा गया है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन। चेलपाल, राष्ट्रकूट चेल, राष्ट्रकूट पांड्य, पाल चोल, पांड्य चोल, चेर पांड। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा संगम। कहाँ की बात कर दी गई? यहाँ पर संगम कविताएं, जो संगम साहित्य की जो कविताएं थी, इनको क्या कहते हैं? प्राचीन जो तमिल की जो रचनाएं थी, उनको संगम साहित्य के नाम से जाना जाता था। बात यहाँ पर कन्फर्म हो चुकी है। संगम साहित्य का मतलब होता है दक्षिण भारत से, तो दक्षिण भारत में चोल, चेर, पांड्य जैसी राजवंशों का उदय हुआ। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन आपके लिए यहीं तक थे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।